Welcome back to the next lecture of the series. As you know, we were discussing about the electric charges, and after that we have discussed about the Coulomb's law. And in Coulomb's law, we have seen how would we calculate the force of interaction between two charges. Today, I am going to discuss a very important quantity, which is basically electric field. Let you ask yourself a simple question. If you have a charge here, and if you have another charge here, and they are separated by a distance r, then you can calculate the electric field. Sorry, you can calculate the electric force. By Coulomb's law, this force will be simply equal to F equal to 1/4 pi epsilon naught. Q1 की जगह कैपिटल Q है and Q2 upon R square along a distance R. This is the Coulomb's law. We have discussed about it. अगर आप स्मॉल q के चार्ज को यहाँ से हटा दें, मान लीजिए ये यहाँ पर चार्ज ना हो, ये पॉइंट P आप मान लीजिए, और आप अज्यूम करिए कि चार्ज 1 मिनट के लिए यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर क्या बचता है? पहले चार्ज रखा हुआ था तो यहाँ इनके बीच में फोर्स एग्जिस्ट कर रहा था। अब जब चार्ज आपने यहाँ से रिमूव कर दिया तो इनके बीच में क्या बचता है? व्हाट इज द रिमेनिंग क्वांटिटी आफ्टर यू वैनिश और आफ्टर यू रिमूव द स्मॉल चार्ज q? यू कैन नॉट से नथिंग, बिकॉज अगर इस स्मॉल चार्ज q को हटाने के बाद यहाँ पर कुछ नहीं बचता, तो फिर स्मॉल चार्ज को लाने के बाद कुछ कहीं से कैसे जनरेट हो सकता है? तो इसका मतलब ये है कि इस चार्ज को हटाने के बाद भी इस पॉइंट P पे कुछ ना कुछ बचता है, एंड दैट क्वांटिटी, वो जो मैं कह रहा हूँ ना, कुछ ना कुछ, समथिंग, दैट समथिंग इज बेसिकली द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी गिवन बाय द फॉर्मूला 1/4 pi epsilon naught Q upon R square. आप Q को फिर से एज्यूम कर लीजिए। तो अगर आप यहाँ पर देखें F में और Q में क्या रिलेशन है? F में जो है दोनों चार्ज आते हैं, और Q में, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है आपके सिर्फ सिंगल चार्ज आता है। तो अगर आप इन दोनों के रिलेशन को यहाँ पर लिखना चाहेंगे, दिस रिलेशन कैन बी रिटन एज Q टाइम्स ऑफ E. दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू a small charge at a point P will be the electric field at that point multiplied by that point charge. Basically that charge we are using to test the field. This basically charge, we are using this charge to test the field due to this charge. So this is basically the test charge small q, and capital Q is basically the source charge. अब आप एक बात याद रखिए, मान लीजिए कि ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो इन दोनों में रिपल्शन पॉसिबल है कि हो सकता है। अगर रिपल्शन हो गया तो ये अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर सकता है, और अगर इसने अपनी पोजीशन को शिफ्ट किया तो R चेंज हो सकता है, और अगर R चेंज हुआ तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो सकता है। इसका मतलब ये है कि आपका जो टेस्ट चार्ज है, ये जो है आपका ये टेस्ट चार्ज जो है आपका, और ये आपका सोर्स चार्ज है। टेस्ट चार्ज जो है वो हमेशा मैग्नीट्यूड में इस तरह से चूज़ करना होगा हमें कि ये आपके सोर्स चार्ज की कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब ना कर सके। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये ना हो तब भी है, मैंने वही बताया था पहले कि जब ये चार्ज ना हो तब भी फील्ड होता है। आप सिर्फ इस चार्ज को यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फील्ड। आप स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए टेस्ट चार्ज लेके आते हैं। इसको बिल्कुल आप इसी तरह से समझिए, जो फील्ड का आइडिया अब आपके समझ में आएगा। मान लीजिए कि हम लोग अर्थ पे रहते हैं और सन की वजह से रेडिएशन अर्थ पे आता है, जिसको हम सनलाइट कहते हैं। अगर इस पे अर्थ के ऊपर एक भी इंसान ना हो तो ऐसा नहीं है कि सनलाइट जो आ रही है वो ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो सन का इफ़ेक्ट है वो आप तक, आपके होने या ना होने पर डिपेंड नहीं करता। आप अगर होंगे तो आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से इस चार्ज का होना या ना होना इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि इसका फील्ड होगा कि नहीं होगा। इसका फील्ड दोनों सूरतों में होगा। आप चाहे इस चार्ज को यहाँ पर रखें या ना रखें, बस आप क्या कर सकते हैं, इस चार्ज को यहाँ पर लाके उस फील्ड को ऑब्जर्व कर सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग द फोर्स, और फिर आप अल्टीमेटली उस फोर्स में से
उस फोर्स में से आप उस चार्ज को निकाल देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, ये फील्ड बन जाएगा। एंड फॉर ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर आपका ये जो है आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो, +1 कूलम हो, इन दैट केस योर फील्ड इज जस्ट इक्वल टू द force. So you can say electric field is basically the force experienced by the unit positive charge at a particular distance r. Okay? तो ये आपका आइडिया हो गया फील्ड का। जैसे हम कहते हैं कि मार्स पे हमारे अलावा 9 प्लैनेट और हैं, तो उन बाकी प्लैनेट्स पे भी सन का रेडिएशन पहुंच रहा है। इसका मतलब ये है कि सन का फील्ड वहाँ मौजूद है, लेकिन वहाँ पर कोई ऑब्जर्व करने वाला नहीं है। अब अगर वहाँ कोई ऑब्जर्व करने वाला नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर फील्ड नहीं है। फील्ड का होना या ना होना इस चीज़ से इंडिपेंडेंट होता है कि वहाँ पर ऑब्जर्वर है कि नहीं है। इसीलिए उसको इंडिपेंडेंट करने के लिए ऑब्जर्वर से आपने फोर्स में से क्यू को निगलेक्ट किया है, इसीलिए आपने इसको क्यू से डिवाइड किया है। तो ये तो आपका एक पॉइंट चार्ज की वजह से उसके स्पेस में, उसके सराउंडिंग में जो इसका फील्ड होगा वो आपका फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया है कि इस फॉर्मूले से आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो फील्ड का मतलब हुआ इट इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ द चार्ज और ए बॉडी अराउंड इन द स्पेस ऑफ दैट सिस्टम। अगर आपका मल्टीपल सिस्टम चार्जेस हैं, यानी कि कहीं पर एक से ज़्यादा चार्ज हैं, 2 चार्ज हैं, 3 चार्ज हैं, 5 चार्ज हैं, मान लीजिए फॉर ए मल्टीपल सिस्टम ऑफ चार्ज, मल्टीपल सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए अगर मैं बात करूं, एज्यूम करिए कि आपका ये पॉइंट P है और यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है Q1 और यहाँ से जो इसकी डिस्टेंस है वो मान लीजिए R1P है, दिस इज द डिस्टेंस। एक दूसरा चार्ज है Q2 और उसकी यहाँ से जो डिस्टेंस है वह एज्यूम कर लीजिए आप R2P है। एक तीसरा चार्ज है Q3 और इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से R3P है, एंड सो ऑन। ये n नंबर ऑफ सिस्टम हो सकते हैं आपके जो है वो फॉर ए इनफाइनाइट नंबर हो सकता है, n कैन बी इनफाइनाइट। तो मैं यहाँ पर 3 ले रहा हूँ, आप 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 n नंबर तक जा सकते हैं। अब इससे पहले कि मैं इस सिस्टम का चार्ज कैलकुलेट करूं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको कुछ बातें जो हैं वो याद रखनी होंगी। पहली बात तो यही है कि ये डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरी जो चीज़ मुझे बतानी है इसमें वो ये है, जो मैं बता भी रहा था, कि इस स्मॉल क्यू को बहुत स्मॉल होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से लिखता हूँ F/Q की फॉर्म में, तो मुझे ये बताना होगा कि दिस टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी स्मॉल। तो मुझे उसके लिए एक मैथमेटिकल में बड़ी अच्छी सी इक्वेशन आती है, लिमिट Q इज़ टेंडिंग टू 0। इसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन तो वैलिड है, लेकिन बेहतरी यही है कि आपका जो चार्ज है इज़ टेंडिंग टू 0, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, इट इज़ टेंडिंग टू 0। जो इसकी तीसरी जो प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फोर्स की, कि पॉजिटिव चार्जेस से हमेशा बाहर की तरफ होता है। अगर आपके पास कोई प्लस का चार्ज है, प्लस का कैपिटल चार्ज है, मान लीजिए प्लस का कैपिटल चार्ज है, तो ये इससे हमेशा बाहर की तरफ जाएगा। और अगर कहीं पर माइनस का चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा टुवर्ड्स द चार्ज होगी। इसको समझने के लिए मैं एक डायग्राम बना देता हूँ आपके सामने। कि अगर आपका ये चार्ज है, मान लीजिए पहले की तरह एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है और इससे एट ए डिस्टेंस P, एट ए डिस्टेंस R यू हैव ए पॉइंट P। तो इस पॉइंट P पे इस पॉजिटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा है, 1/4πε0 Q/r²। और डायरेक्शन जो होगी इसकी, इट विल बी आउटवर्ड। आउटवर्ड क्यों होगी? क्योंकि ये पॉजिटिव है। अगर सेम सिस्टम हो, यहाँ पर आप इसको -Q कर दें तो डायरेक्शन विल बी इनवर्ड होगी। तो ये बात क्लियर होगी यहाँ से कि डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव से आउटवर्ड और नेगेटिव से जो होती है वो हमेशा इनवर्ड होती है। दूसरी बात ये, आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि 1/4πε0 इज़ अ कांस्टेंट।
टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम कैपिटल Q या प्लस Q वॉट एवर इट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। तो अब जो E बचता है वो R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बचता है। इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। समहाउ अगर R भी फिक्स हो जाए तो फिर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। अब R फिक्स कैसे होती है? मान लीजिए यहाँ पर आपका प्लस Q रखा है और आपने यहाँ पर डिस्टेंस R ली है, तो आपको पॉइंट P मिल गया ये। इसी तरह से आपने यहाँ पर भी डिस्टेंस R ली है, यहाँ पर भी डिस्टेंस R ली है, यहाँ पर भी डिस्टेंस R ली है और यहाँ पर भी डिस्टेंस आपने R ली है। तो इन सारे पॉइंट्स पे जो कि डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, 1/4πε0 ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, तो इन सारे पॉइंट पे जो होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। तो बेसिकली 2 डायमेंशन में तो ये एक सर्किल बनता है, लेकिन 3 डायमेंशन में जब आप बात करेंगे तो ये स्फेयर बनेगा। तो किसी पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग में जो स्फेरिकल रीजन होगा फिक्स रेडियस के लिए, that at the surface of that sphere at each and every point your electric field is going to be a constant quantity। तो ये सारी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड की याद रखिए। अब हम बात करते हैं फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्ज। अगर आपका सिस्टम ऑफ चार्ज है, आप उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, तो आप कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आपने n नंबर ऑफ चार्जेस लिए हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज है Qn और इसकी जो डिस्टेंस है पॉइंट P से वो हो जाएगी R 1P 2P 3P 4P NP। डिस्टेंस विल बी इक्वल टू NP हो जाएगी। अब आपने एज्यूम ये किया है कि ये सारे के सारे चार्ज जो हैं वो पॉजिटिव हैं। तो से एक एक चार्ज को देखिए, Q1 से जो चार्ज होगा, जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन। इसी तरह से Q2 जो होगा, इसकी वजह से जो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी आउटवर्ड, बिकॉज आपने पॉजिटिव एज्यूम किया है, तो दिस विल बी योर E2। इसी तरह से आपका E3 हो जाएगा, एंड इसी तरह से E4 होगा, E5 होगा, E6 होगा, अप टू En। ये आ जाएगा। अब आपको करना क्या है? इन सब का वेक्टर सम, यानी कि इन सबको एल्जेब्रिकली आपको ऐड कर लेना है, एंड दैट इज ऑल्सो नोन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल फील्ड्स E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू En। और आप E1 की वैल्यू रख लीजिए। E1 कितना है आपका? E1 इज 1/4πε0 Q1 अपॉन R1P स्क्वायर। आप Q1 की डिस्टेंस देखें पॉइंट P से कितनी है, तो ये R1P है, स्क्वायर अलोंग अ यूनिट वेक्टर R विच इज R1P प्लस 1/4πε0 Q2 अपॉन R2P स्क्वायर एंड अलोंग अ यूनिट वेक्टर R2P अप टू, इसी तरह से Q3 के लिए आएगा, Q4 के लिए आएगा, जो लास्ट टर्म होगी वो किसके लिए होगी? N के लिए होगी। सो इट विल बी 1/4πε0 Qn अपॉन R&P स्क्वायर अलोंग R&P। ओके, अब मैं इसको देख सकते हैं आप क्या इन सब में 1/4πε0 कॉमन आ रहा है, तो मैं इस सब को जो है एक दूसरे फॉर्म में लिखूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्ज 1/4πε0 बाहर कॉमन आ गया, समेशन I इज इक्वल टू 1 to n नंबर ऑफ चार्जेस लिए थे आपने, एंड Q I अपॉन R1P स्क्वायर अपॉन अलोंग अ यूनिट वेक्टर R1P। इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सीरीज़ यही है। देखिए, जैसे पहली जब टर्म लेंगे 1/4πε0 तो कॉमन आ गया बाहर, जब पहली टर्म लेंगे तो आई की वैल्यू 1 रखेंगे, तो Q1 अपॉन R1P स्क्वायर R1P यूनिट के
पहली टर्म हो गई। समेशन का मतलब है फिर प्लस आना है, तो फिर प्लस लगाइए, फिर आई की वैल्यू 1 ले चुके हैं तो 2 लीजिए, 2 के लिए हो जाएगा Q2 अपॉन R2P स्क्वायर, R2P कैप, R2P ये वाली टर्म होगी। इसी तरह तीसरी हो जाएगी, अप टू n टर्म तक ये जाना है, तो इसलिए मैंने अपर लिमिट जो आई को दी है कि आई की जो वैल्यू है वो 1 से शुरू होकर n पर टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन होता है मैथमेटिक्स में, हम इसको यूज़ करते हैं एक सीरीज़ को कन्वर्जिंग फॉर्म में लिखने के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पर मैं एक सवाल कर देता हूँ आपके लिए, फिर आपको ये और क्लियर हो जाएगा। बेसिकली ये जो सवाल है आपकी एनसीईआरटी का है। सवाल ये है कि एक रीजन ऑफ स्पेस है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है, और इस स्पेस में जो सेपरेशन है दैट इज अबाउट 1.5 सेंटीमीटर, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ फॉल होता है, जो कि यहाँ निगेटिव है या पॉजिटिव है तो नीचे की तरफ फॉल होगा, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस रीजन में दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अबाउट 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। You have to calculate the time taken by the electron to come from negative plate to positive plate. अब देखिए टाइम कैसे निकालते हैं हम। We know that force is equal to m into a, आपको 9th क्लास में पढ़ाई गई होगी इक्वेशन, न्यूटन सेकंड लॉ। बट वी ऑल्सो नो जस्ट नाउ वी हैव यूज अ फॉर्मूला F इज ऑल्सो इक्वल टू क्यू ए। दोनों ही फोर्स हैं, सो इक्वेटिंग दीज टू फोर्सेज you will get ma will be equal to q into e. So acceleration in electric field by a massive object, electron is a massive object, it will be QE upon m. ये फॉर्मूला जनरल फार्मूला है एक्सेलरेशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में, याद रखिएगा, कम से कम 100 बार यूज़ होगा आपके पूरे सिलेबस में। खैर, तो इलेक्ट्रॉन के लिए A विल बी इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ इसलिए मैंने नेगेटिव साइन नहीं लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको एक्सेलरेशन मिल गया, आपको टाइम निकालना था, तो ये मान लीजिए आपको हाइट दी हुई है h। वी नो दैट फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन h विल बी इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आप देखें मैं g नहीं लिख रहा हूँ, ग्रेविटी मैं निगलेक्ट कर रहा हूँ। बेसिकली इस सवाल में एक बात ये भी कही गई कि वाई वी आर निगलेक्टिंग द ग्रेविटी। आप एक्सेलरेशन ले रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, आप एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से क्यों नहीं ले रहे, आखिर इसकी क्या वजह है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। सो h इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 मान सकते हैं, तो h इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ at स्क्वायर, तो t विल बी इक्वल टू 2h अपॉन a स्क्वायर रूट। इट इज इक्वल टू a की वैल्यू रख दीजिए 2h अपॉन a की वैल्यू है QE अपॉन m, ये नीचे वाला m ऊपर चला जाएगा, सो इट विल बी इक्वल टू E अपॉन ME को आप ऊपर रख लीजिए, सो इट विल बी इक्वल टू 2h ME डिवाइडेड बाई EE। ये सारी वैल्यूज आपको नोन है, देयरफॉर द टाइम विल बी इक्वल टू 2 h की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर कन्वर्ट कर लिया आपने। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2 इंटू 10⁻⁴। सो इस सारे को कैलकुलेट करने के बाद द रिजल्ट विल बी 2.9 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड्स। इलेक्ट्रॉन को तकरीबन 2.9 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड लगेंगे इस प्लेट से इस प्लेट तक आने में। और आप इसको ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को 2.9 नैनो सेकेंड से लगेंगे, क्योंकि 10⁻⁹ का मतलब ये होता है नैनो सेकेंड। अब सेम प्रॉब्लम उन्होंने कहा कि प्लेट्स को उलट दीजिए, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव कर दीजिए, और फिर आप एक प्रोटॉन को नीचे लेके आइए।
बिल्कुल यही सिनेरियो है, बस हमें करना क्या है कि प्रोटॉन को नीचे लेके आना है और उसमें टाइम बताना है कि कितना लगेगा। तो प्रोटॉन के लिए कहाँ पर फर्क आएगा ये ज़रा देखना है हमको। भाई एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया है कितना होता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है QE/मास। तो प्रोटॉन जब गिरेगा नीचे उसमें हो जाएगा चार्ज ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही है, मास ऑफ प्रोटॉन आएगा यहाँ पर, ठीक है। और टाइम पीरियड जब निकालेंगे हम, टाइम कितना लिया जाएगा, टाइम ऑफ प्रोटॉन के लिए हो जाएगा 2h, हाइट सेम है, ऊपर मास ऑफ प्रोटॉन आएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह, और नीचे हो जाएगा E टाइम्स E। ये तो होगा ना, सिर्फ बस मास में चेंज है, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं। तो मास जब आप इसका रखेंगे प्रोटॉन का 2 × 1.5 × 10⁻⁻², हाइट हो गई, और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 × 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 and the electric field is 2 × 10⁻⁴. So the time taken for the proton for the same प्लेट सेम है, बस ऐसे पलट दिया है। पलटने की वजह क्यों है, पलटना क्यों पड़ रहा है हमें यहाँ से प्रोटॉन को अगर गिराना है, क्योंकि अगर आप पलटेंगे नहीं तो प्रोटॉन तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, यहीं रह जाएगा, नीचे गिरेगा ही नहीं। तो इसीलिए प्लेट को पलट दिया तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन को रिपेल करेगा और ये नीचे की तरफ आएगा। अगर आपने पलटा नहीं प्लेट्स को तो फिर ये प्रोटॉन ऊपर ही रुक जाएगा। तो टाइम इसको कैलकुलेट करने के बाद आता है 1.3 × 10⁻⁻7 सेकेंड। That is the time taken by the proton is equal to I think approximately 100 times much more than the time taken by the electron। यानी कि इसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसकी नेगेटिव पावर कम है ना। अब आते हैं उस सवाल की तरफ कि हम इन कैलकुलेशन में H = UT + ½ GT² क्यों नहीं ले रहे? Why we are not taking G? Why we are taking H = UT + ½ AT²? Why we are taking this? आखिरकार हम क्यों A ले रहे हैं, हम G क्यों नहीं ले रहे, ग्रेविटी क्यों निगलेक्ट कर रहे हैं? सीधी सी बात ये है। तो ज़रा इसको करने के लिए अभी आपका जवाब मिल जाएगा। ज़रा ये एक्सेलरेशन कैलकुलेट करिएगा। ग्रेविटी का तो आपको पता है G कितना होता है, 9.8, ये एक्सेलरेशन है। अगर एक्सेलरेशन ग्रेविटी की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लिया जा रहा है तो ज़रा इसको कैलकुलेट करिए। AP विल बी इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2 × 10⁻⁴, and the mass of proton is 1.67 × 10⁻⁻27। ये जो वैल्यू आएगी एक्सेलरेशन की ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज़ अबाउट 1.9 × 10⁻12 मीटर/सेकंड²। सेम स्केल पे ग्रेविटी 9.8 है, ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 अर्थ पर नहीं होती, इससे 10 हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से 10⁻12 थाउजेंड ऑफ बिलियन मीटर/सेकंड²। तो अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कहाँ 10 और कहाँ 10⁻12, इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। दैट्स वाई यू कैन सेफली निगलेक्ट दिस ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक। यू विल ऑलवेज कंसिडर एक्सेलरेशन ड्यू टू electrostatic, acceleration due to electric field. So I hope you understood the idea of electric field, and that's all for today. Inshallah we will talk about electric field lines and flux in the next lecture. Thank you very much.